नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंघवी बीकॉम पाठ द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए एक नए वीडियो के साथ। मेरे आज के वीडियो का विषय है अंश, शेयर। अंश कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम अंश कहते हैं और इन अंशों को मिलाकर कंपनी की अंश पूंजी बनती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी के एक भाग से है और उसमें स्कंध भी सम्मिलित किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अंश कंपनी की अंश पूंजी का एक भाग है। यह किसी अंशधारी के कंपनी में हितों तथा दायित्वों का मौद्रिक माप है। यह वह आधार है जिसके द्वारा कंपनी अपने धारकों को कंपनी अधिनियम तथा अंतर नियमों के अधीन अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि हम अंशों की विशेषताओं को लें तो अंश की सबसे पहली विशेषता है कि अंश किसी कंपनी के अंशधारी का उस कंपनी में हित से है। अंश अंशधारी एवं कंपनी के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करते हैं। निर्गमन के बाद अंश माल की परिभाषा में भी आता है। यह निश्चित माल की श्रेणी में आता है। अंश को हम चल संपत्ति कह सकते हैं क्योंकि इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। अंश एक व्यक्तिगत संपत्ति है जो स्वामी के अधिकार में होती है। प्रत्येक अंश का एक समुचित क्रमांक तथा पृथक पहचान होती है। अंश प्रमाण पत्र अंशों का साक्ष्य होता है। अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है। अंश विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाता है। ये कुछ अंशों के संबंध में इसकी विशेषताएं कहें या हम ये कह सकते हैं कि अंश की प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया। अब लेंगे हम स्टॉक। अंशों की भांति स्कंध का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। स्कंध पूंजी का वह भाग है जो अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों को मिलकर बनाया जाता है। अर्थात जब एक ही प्रकार के अंशों का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया जाता है और वह पूर्ण भाग जब पेडअप हो जाता है, पूर्ण प्रदत्त हो जाता है, तो कंपनी उस भाग को कि जो अंश हैं उन्हें स्कंध में परिवर्तित कर देती है। अर्थात जैसे 2 करोड़ के अंशों का निर्गमन किया गया और वे पूर्ण प्रदत्त हो गए, फुली पेडअप हो गए। अब कंपनी चाहे तो उस 2 करोड़ के अंशों को एक स्कंध में परिवर्तित कर सकती है और चाहे तो स्कंध को
पुनः अंशों में परिवर्तित कर सकती है। तो अंशों की भांति स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। एक कंपनी पूंजी में कितने ही स्कंद हो सकते हैं और प्रत्येक का मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। स्कंद तथा अंश में जो अंतर है उसके मैं कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देती हूं। बाकी ये अंतर मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत आपको बताऊंगी। पहला, अंशों का अंकित मूल्य होता है, जबकि स्कंद का कोई अंकित मूल्य फेस वैल्यू नहीं होती है। अंश पूर्ण प्रदत्त भी हो सकते हैं और आंशिक प्रदत्त भी हो सकते हैं, जबकि स्कंद हमेशा पूर्ण प्रदत्त अंशों से मिलकर ही बनता है। कंपनी प्रारंभ से ही अंश का निर्गमित कर सकती है, लेकिन एक कंपनी प्रारंभ से स्कंद का निर्गमन नहीं कर सकती है। इस अंशों के पूर्ण प्रदत्त होने पर ही स्कंद का निर्माण होता है। अंश निजी एवं सार्वजनिक सभी कंपनियां अंशों को जारी कर सकती है। स्कंद केवल अंश पूंजी वाली सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। निजी कंपनियों में स्कंद नहीं होता है। अंश का हस्तांतरण किया जा सकता है, आधे या इसके किसी भाग का संभव नहीं है। स्कंद के किसी भी भाग का हस्तांतरण किया जा सकता है। एक श्रेणी के सभी अंशों के अंकित मूल्य में समानता पाई जाती है, जबकि स्कंद के विभिन्न टुकड़ों के मूल्य में समानता पाई जाए यह आवश्यक नहीं है। अंशों के धारकों के लिए सदस्यों का रजिस्टर रखा जाता है, जबकि स्कंद के धारकों का कोई पृथक रजिस्टर नहीं होता है। अंशों का निर्गमन का उद्देश्य पूंजी प्राप्त करना होता है। स्कंद का उद्देश्य लेन देन में सुविधा प्राप्त करना होता है। अब हम देखेंगे अंशों के प्रकार। एक कंपनी में दो प्रकार के अंश होते हैं। पहला साधारण अथवा समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। सबसे पहले हम लेंगे साधारण अंश। साधारण अंशों से आशय ऐसे अंशों से है जो कंपनी की सामान्य अंश होते हैं, अर्थात जिन्हें कोई भी पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता। उन्हें हम कंपनी के समता अंश अथवा साधारण अंश की श्रेणी में लेते हैं। दूसरा, पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से होता है जिन्हें समता अंशों की तुलना में कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, कंपनी के जीवन काल में जब भी लाभांश की घोषणा की जाती है तो पहले लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलेगा और उसके बाद समता अंशधारियों का नंबर आता है। इसी प्रकार से जब कंपनी का समापन किया जाता है तो उस समय समापन में पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान होगा और उसके बाद समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों का जो लाभांश है सामान्यतः निश्चित होता है। तो ये कुछ पूर्वाधिकार हैं जो पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राप्त होते हैं और इन्हीं पूर्वाधिकारों के कारण इन अंशों का नाम पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अब हम लेंगे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंश। हम दो दो ग्रुप में साथ में लेंगे, संचयी पूर्वाधिकार अंश तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। जिन पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश हर वर्ष संचित होता है उसे हम संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अर्थात कंपनी लाभांश की घोषणा करे या न करे, उन्हें प्रतिवर्ष लाभांश मिलता है, उनका लाभांश संचित हो जाता है, उन्हें तो हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स कहते हैं। और ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें लाभांश केवल तभी मिलता है जब कंपनी लाभांश की घोषणा करती है, अर्थात जिस वर्ष लाभांश नहीं घोषित हुआ उस वर्ष लाभांश नहीं दिया जाएगा, उसे हम असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरा है, दूसरे की बजाय मैं तीसरा कहूं आपको, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश और अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जो एक निश्चित लाभांश को प्राप्त करने के बाद, अर्थात एक बार तो वो लाभांश को प्राप्त करेंगे ही, किंतु साथ ही समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद जब कंपनी में कुछ लाभ शेष बच जाते हैं तो कंपनी उन लाभों में से भी, बचे हुए लाभों में से दूसरी बार जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को हिस्सा देती है उन्हें तो हम भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, तथा वे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें केवल एक बार ही लाभांश प्राप्त होता है, अर्थात शेष बचे लाभांश में से उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, उन्हें हम अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। पांचवा और छठा है हमारा परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जो एक निश्चित समय के बाद कंपनी के साधारण अंशों में परिवर्तित हो जाते हैं या परिवर्तन की सुविधा दी जाती है, उन्हें हम परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और जब इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है तो उसे हम अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। सातवां और आठवां है हमारा अशोध्य पूर्वाधिकार अंश और शोध्य पूर्वाधिकार अंश। रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या विमोचन, रिडम्पशन किसी भी निश्चित समय अवधि के बाद नहीं होता है, अर्थात कंपनी के समापन के समय ही भुगतान होता है, उन्हें हम अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और जिन पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में इनका पुनर्भुगतान कर दिया जाता है, इनका रिडम्पशन कर दिया जाता है, तो इन्हें हम रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स कहते हैं। ये थे आपके पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के संबंध में कुछ शर्तें हैं। अंशों द्वारा सीमित दायित्व की जो कंपनी है उनके द्वारा ही पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन सामान्यतः कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है। अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ही
कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। सामान्यतः एक कंपनी को 20 वर्ष में पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना आवश्यक होता है। आधारभूत संरचना परियोजनाओं के अंशों का में यह अधिकतम 30 वर्षों में शोधन किया जा सकता है। इसके लिए साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति होगी, दोषविहीन कंपनियां होगी, नए अंशों के निर्गमन एवं पुराने अंशों के शोधन में पूंजी में वृद्धि अथवा कमी में मापना होगा। ये कुछ स्थितियां हैं जिनको हमें देखना होगा। इसके बाद आते हैं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। इसे आप अकाउंट्स में भी पूरा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स में आपका ये पूरा न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने आपको अभी पहले बताया कि सामान्यतः 20 वर्षों में शोधन वाले कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स को इशू कर सकती है और आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं में यह सीमा 30 वर्ष तक है। लाभों का नए निर्गमन से प्राप्त राशि से शोधन होगा। पूर्णदत्त अंशों का शोधन होगा। फुली पेड अप प्रेफरेंशियल शेयर्स का ही शोधन होगा। पूर्वाधिकार अंशों का प्रीमियम पर शोधन करने हेतु कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। पूंजी शोधन संचय खाते का निर्माण करना होगा। शोधन की स्थिति नहीं होने पर शोधन करना होगा। नए अंशों के निर्गमन एवं पुराने अंशों के शोधन से पूंजी में वृद्धि अथवा कमी नहीं होनी चाहिए। पूंजी शोधन संचय खाते का बोनस हेतु प्रयोग किया जा सकता है। शोधन का समय निर्धारित होता है। तो ये कुछ बातें शोधन के संबंध में हैं। इसके बाद आपको देखना होगा, वो आप स्वयं देखेंगे, साधारण अंश तथा पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे साधारण अंशों के जो धारक हैं या साधारण अंशधारी हैं, उनके क्या अधिकार होंगे। प्रत्येक को एक मत देने का अधिकार होगा। मतगणना की मांग की दशा में ये मतगणना की मांग कर सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को अधिकारों के प्रभावित होने पर मताधिकार देने का अधिकार होगा, अर्थात पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को केवल उन संकल्पों पर, उन विषयों पर मत देने का अधिकार होगा जो उनके पूर्वाधिकार अंशों से जुड़े हुए हैं। सामान्य उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। मतगणना की दशा में मताधिकार होगा। पूर्वाधिकार अंशधारी को मतदान का अधिकार उसी अनुपात में होगा जो अनुबंध में उसके द्वारा धारित पूर्वाधिकार अंश पूंजी का कंपनी की कुल प्रदत्त पूर्वाधिकार अंश पूंजी के बीच में है। साधारण अंशधारी तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों के बीच मताधिकार का अनुपात वही होगा जो कंपनी की प्रदत्त पूंजी में साधारण अंश पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी के बीच में है। 2 या अधिक वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने पर सभी प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार होगा। अब हम लेंगे अंशों का निर्गमन, निर्गमन मूल्य, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने अंशों को 3 प्रकार से निर्गमित कर सकती है। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, अंशों का बट्टे पर निर्गमन, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, इशू एट पार।
अर्थात जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्यों पर ही करती है तो उसे सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक पर करती है तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं, और जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से कम पर करती है तो उसे बट्टे पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। प्रीमियम पर जब निर्गमन किया जाता है तो प्रीमियम के अंतर्गत जो धनराशि प्राप्त होती है, प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम खाते का निर्माण कर उसे उसमें डाला जाता है। इस खाते का प्रयोग पूर्णदत्त बोनस अंशों के भुगतान करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित राइट ऑफ करने के लिए, कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों के निर्गमन पर हुए व्ययों, चुकाए गए कमीशन अथवा दिए गए बट्टे को अपलिखित करने के लिए, या रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स अथवा ऋण पत्रों पर प्रीमियम का भुगतान करने में किया जा सकता है। इसके बाद हम लेंगे शेयर सर्टिफिकेट। यद्यपि हमने देखा कि अंश कंपनी की चल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। जब कोई व्यक्ति कंपनी की शेयर्स को खरीदता है तो उसे कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती कि उसको उस कंपनी से कोई वस्तु ली और ले जाकर रख ली कि ये इस कंपनी की शेयर्स है। शेयर्स कंपनी के एक ऐसी हैं जो कंपनी की पूंजी को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कोई वस्तु नहीं होते हैं। अतः जब कोई व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है तो उनसे उन अंशों के प्रमाण के रूप में अंश प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिस पर कंपनी की सामुद्रा लगी होती है। दो संचालकों के अथवा किसी एक संचालक और कंपनी सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, तब उसे हम कंपनी का अंश प्रमाण पत्र कहते हैं। और अंश प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के नाम लिखा होता है उस व्यक्ति के कंपनी के अंशधारी होने का, उसमें लिखी हुई संख्या में जो अंश हैं उन अंशों का अंशधारी होने का प्रमाण होता है, उसे हम अंश प्रमाण पत्र कहते हैं। आप लोगों ने अंश प्रमाण पत्र के फॉर्मेट देखे होंगे। अंश प्रमाण पत्र स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र है, भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र है। एक कंपनी जब अंश प्रमाण पत्र निर्गमित करती है तो यह सिद्ध होता है कि उसमें वर्णित अंशों के लिए उसमें वर्णित जो धारक है वह कंपनी का अंशधारी है, तथा उसमें वर्णित जो धनराशि है उसका वह भुगतान कर चुका और शेष बकाया राशि जो भी लिखी है उसका भुगतान शेष है। ये अंश प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय होते हैं, अर्थात जब एक व्यक्ति अपने अंशों को बेचता है तो यह कंपनी को अपना अंश प्रमाण पत्र लौटाएगा, और जब कंपनी दूसरे व्यक्ति को अंश बेचेगी तो उसके नाम नया अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी। ये था हमारा अंशों से संबंधित अंश प्रमाण पत्र, अंशों का निर्गमन आदि से संबंधित नियम। धन्यवाद। मैं आज अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूँ।